नमस्कार, इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोर्स BES 143 गणित शिक्षण के अंतर्गत गणित पाठ्यक्रम तैयार करने के सिद्धांत विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले पाठ्यक्रम की अवधारणा से करते हैं। पाठ्यक्रम की अवधारणा को समझने के लिए हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि पाठ्यक्रम छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने और उनकी शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक शैक्षिक संस्थान के द्वारा विकसित विचारों और गतिविधियों की कुल संरचना के रूप में देखा जा सकता है या कुल संरचना के रूप में हम इसे मान सकते हैं। दूसरे तरीके से अगर इसको हम समझना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्यों या लक्ष्यों के आधार पर छात्रों के लिए उपलब्ध नियोजित गतिविधियों और अनुभवों का एक क्रम है। यहाँ यह बात स्पष्ट रूप से हमें समझ लेनी चाहिए कि पाठ्यक्रम एक सुनियोजित और सुव्यवस्थित संरचना होती है, जिसमें कि जो भी विषय वस्तु शामिल होती है, जो गतिविधियाँ उसमें शामिल होती हैं, वो पूर्व निर्धारित और एक सुव्यवस्थित उनका क्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम की रूपरेखा में जब हम उसको तैयार करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर उसमें मिलने चाहिए। जैसे कि पहला हमारा ये प्रश्न होता है कि हमारा उस पाठ्यक्रम को तैयार करने का शैक्षिक लक्ष्य क्या है, किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम उस पाठ्यक्रम की रचना करना चाह रहे हैं। और जब लक्ष्य का निर्धारण हो जाए कि ये इस स्तर पर इस पाठ्यक्रम को बनाने का हमारा ये शैक्षिक लक्ष्य है, उसके पश्चात हमें इस प्रश्न का भी उत्तर उसमें खोजना चाहिए कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक अनुभव क्या प्रदान किए जाने चाहिए, कौन से शैक्षिक अनुभव उनको प्रदान किए जाए कि जिससे कि ये पूर्व निर्धारित जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उसको प्राप्त किए जा सकें। इन शैक्षिक अनुभवों को प्रभावी ढंग से कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसकी संरचना को कैसे पाठ्यक्रम में एक सुव्यवस्थित रूप दिया जाए, इस बात का भी उत्तर हमें पाठ्यक्रम में मिलना चाहिए। या अगला प्रश्न जिसका उत्तर हमें पाठ्यक्रम की रचना में खोजना चाहिए वो ये है कि जो ये अनुभव है जिनके माध्यम से हमने कुछ नई चीज़ बताई, सिखाई या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी सारी गतिविधियाँ की गई, इन अनुभवों के माध्यम से हमने जो पूर्व में लक्ष्य निर्धारित किया था कि इस पाठ्यक्रम की रचना के द्वारा हम ये लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लक्ष्य किस स्तर तक प्राप्त हुए, इस प्रश्न का उत्तर भी हमें पाठ्यक्रम की रचना में देखना चाहिए कि इस बात का भी उत्तर उसमें समाहित होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए हम मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं पर प्रारंभिक रूप से विचार करते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे कि पाठ्यक्रम की संरचना के समय विचार करना नितांत आवश्यक है, उनमें से 3 प्रमुख बिंदु होते हैं। पहला है विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, दूसरा शैक्षणिक शैली क्या होनी चाहिए, तीसरा है मूल्यांकन तकनीक। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। विषय वस्तु, शैक्षणिक शैली और मूल्यांकन तकनीकी। कंटेंट को हमेशा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है पाठ्यक्रम की संरचना में। यहाँ एक बात और हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि सामान्य रूप से विद्यार्थी या सामान्य जन केवल कंटेंट को ही वो पूरा पाठ्यक्रम मान लेते हैं, जबकि पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये तीनों पक्ष सम्मिलित होते हैं। विषय वस्तु क्या है, उसके साथ साथ कौन सी पेडागॉजिकल स्टाइल या शैक्षणिक शैली अपनाई जानी है, वो भी पाठ्यक्रम की संरचना में समाहित होता है। साथ ही मूल्यांकन की तकनीकी भी वो समाहित होती है। विषय वस्तु की जब हम बात करते हैं तो विषय वस्तु पूर्णतः हमारे शैक्षिक लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए। किस स्तर का पाठ्यक्रम हम तैयार कर रहे हैं, अगर हम उदाहरण के रूप में मान लें कि हम कक्षा 8 की गणित की पुस्तक का पाठ्यक्रम बना रहे हैं, गणित का पाठ्यक्रम बना रहे हैं, तो उसमें कौन सा विषय वस्तु होगा, इसको निर्धारित करने के लिए उस स्तर के बच्चों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की अवस्था हमें ध्यान में रखनी होती है। साथ ही उनकी आवश्यकताओं को भी हमें ध्यान में रखना होता है कि उनकी उस स्तर पर गणित के ज्ञान से संबंधित कौन सी आवश्यकताएं हैं कि जिनको वो पूरा करना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ उस स्तर के लिए निर्धारित पहले से जो लक्ष्य हैं उनमें और जो बच्चों की गणित की ज्ञान की संबंधित आवश्यकता है उनमें कितना अंतर है। तो इनको सब विश्लेषित करने के पश्चात हम पाते हैं कि वास्तविक रूप से कौन से लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं, उसी के अनुरूप
जो है विषय वस्तु का वो निर्धारण किया जाता है। अब जब विषय वस्तु का निर्धारण हो गया तो उस विषय वस्तु को इसलिए रखा गया है कि हमने पहले से शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसको हमें प्राप्त करना है। लक्ष्य निर्धारण हो गया, उसके लिए आवश्यक कंटेंट क्या होने चाहिए, क्या विषय वस्तु होनी चाहिए, वो भी हमने निर्धारित कर लिया। अब उस विषय वस्तु को छात्रों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए बहुत सारी पेडागॉजिकल अप्रोचेज या शैक्षणिक विधियां हम उपयोग करते हैं, जिसके के द्वारा उन लक्ष्यों तक हम पहुंचना चाहते हैं। अब तीसरा ये होता है कि उन लक्ष्यों का को प्राप्त करने के लिए हमने जो बहुत सारी गतिविधियां की, वो गतिविधियां क्या हमारे शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी या नहीं, या वो कितने हद तक सफल रहीं, इसका आकलन करना आवश्यक होता है। अर्थात मूल्यांकन करना भी पाठ्यक्रम संरचना का एक प्रमुख सिद्धांत होना चाहिए। मूल्यांकन के द्वारा ही हम पता कर पाते हैं कि बच्चा पाठ्यक्रम, मूल्यांकन तकनीकी महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे पाठ्यक्रम की संरचना का। उस तकनीकी के द्वारा ही हम ये पता करते हैं कि जो हमने पहले लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने विषय वस्तु का निर्धारण किया और बहुत सारी तकनीकी का उसमें प्रयोग किया, उसके द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्य कितना प्राप्त हुआ या नहीं। तो ये तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें मुख्य रूप से सोचना चाहिए। पहला जिसमें है विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, दूसरा है कौन सी शैक्षणिक गतिविधियां उसमें आयोजित की जानी चाहिए, तीसरा मूल्यांकन। ये तीनों मिलकर के समग्र रूप से पाठ्यक्रम की संरचना को पूर्ण करते हैं। अब हम पाठ्यक्रम की संरचना को निर्धारित करने वाले तथ्यों तथा पाठ्यक्रम की अवधारणा को भली भांति समझने के पश्चात आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। उनमें से पहला सिद्धांत है बाल केंद्रितता का सिद्धांत, अर्थात चाइल्ड सेंटर्डनेस। आजकल इस पर ज़्यादा जोर इसलिए दिया जा रहा है कि हमें बच्चों को उनकी आवश्यकताओं और उनकी जो क्षमता है उनके अनुरूप सिखाने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व में ऐसा होता था कि पूरी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में वो अध्यापक केंद्रित होती थी, जिसमें अध्यापक के द्वारा ही सारी क्रिया संचालित होती थी और जो छात्र होता था वो एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में उसकी भूमिका होती है। लेकिन विशेष रूप से अगर हम गणित के विषय के रूप में इसकी परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा करें तो चाइल्ड सेंटर्डनेस या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की रचना नितांत आवश्यक है। कोई भी गतिविधि हम पढ़ाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं या गणितीय संक्रिया के द्वारा हम उसको स्पष्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि वो हमारे अधिगमकर्ता या बच्चा उस गतिविधि में पूरी तरह से संलग्न हो, जिससे कि हम कोई भी गणितीय संक्रिया उसको आसानी से समझा सकें। पाठ्यक्रम को बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। इसे प्रत्येक बच्चे के लिए सीखने के अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए, क्योंकि क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ बहुत तेज़ी से सीखते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, धीमी गति से सीखते हैं, कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। गणित एक ऐसा विषय भी है कि जो सामान्य रूप से बच्चों में उसमें एक डर, भय या फिर एक कठिन विषय के रूप में उसकी मान्यता होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा उसके लिए सीखने का एक पर्याप्त अवसर उसको मिले, या बच्चों के बीच जो है वो सहयोग और उनके बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित कर सके। सामाजिक जिम्मेदारियों को विकास करने में भी पाठ्यक्रम सहायक होना चाहिए। अगला सिद्धांत के रूप में हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम को बच्चों के उनके दैनिक जीवन के अनुभवों से उनकी कक्षा के अधिगम को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। उदाहरण के रूप में लाभ और हानि, प्रतिशत, डेटा विश्लेषण जैसे विषयों को गणित पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। अब इन विषयों को शामिल करने के पीछे तर्क ये है कि ये सारे ऐसे संक्रियाएं हैं, गणितीय संक्रियाएं हैं, जिनका कि वो दैनिक जीवन में सीधे उपयोग देखता है। लाभ हानि का है, या किसी भी डेटा को कैसे एनालिसिस किया जा सके, कैसे उसको विश्लेषित करके उस डेटा के आधार पर विभिन्न निष्कर्ष कैसे निकाले जा सके। ये सब क्रियाएं एक ऐसी क्रियाएं हैं जो दैनिक जीवन में वो रोज उनसे उनका सामना होता है। अगर इन संक्रियाओं को उनके दैनिक जीवन की गतिविधियों से जोड़ के बताया जाए तो आसानी से वो समझते हैं और वो उसको और अधिक रुचिकर ढंग से उसमें स्वयं से प्रयास करके सीखने की कोशिश करते हैं। अगले सिद्धांत के रूप में अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम को हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रसारित करने में मदद करनी चाहिए। पाठ्यक्रम
में कुछ गतिविधियां ऐसी शामिल होनी चाहिए जो देश की सांस्कृतिक विरासत और संरक्षण करने में मदद कर सकें। संस्कृति को सही मायने में हमें समझना होगा और वैज्ञानिक और सामाजिक सिद्धांत संस्कृत से जुड़े हुए होते हैं। उनकी समझ के लिए गणितीय ज्ञान जो है वो नितांत आवश्यक होते हैं। पाठ्यक्रम को सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारियों को समझने में मदद करनी चाहिए। बच्चे को समाज को समझना चाहिए और समाज के विकास में उसके योगदान को सुनिश्चित करना चाहिए। उदाहरण और गतिविधियों का उपयोग समाज की आवश्यकताओं से संबंधित होना चाहिए। जो भी गतिविधि हम कराएं वो उनको कहीं ना कहीं सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से या उसको ऐसे हम जोड़ें कि जो वो समाज से जुड़ी हुई गतिविधियों के माध्यम से गणितीय संक्रियाओं को वो सीख सकें, या जिसको हम कह सकते हैं खेल खेल के माध्यम से या कुछ ऐसे अभिनय के माध्यम से कक्षा में ऐसी गतिविधियां कराई जाएं जिसके द्वारा वो आसानी से गणितीय संक्रियाओं को सीख सकें। पाठ्यक्रम को गतिशील होना चाहिए। कोई भी पाठ्यक्रम हो, अगर उसमें गतिशीलता नहीं है तो वो पाठ्यक्रम वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, तो वो उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। पाठ्यक्रम में गणित के नवीन विकास को वो शामिल होने चाहिए, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे अन्य क्षेत्रों के नवीनतम विकास भी उसमें शामिल होने चाहिए। इन उद्देश्यों के लिए आईसीटी के उपयोग की संभावना को भी पाठ्यक्रम में पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। अब आईसीटी के उपयोग की अगर हम बात करें, आजकल बहुत से ऐसे आईसीटी के उपकरण या टूल्स हैं जो गणितीय अवधारणाओं को समझने में हमारी मदद करते हैं। सामान्य रूप से गणित के ऐसे बहुत से प्रकरण हैं जिनको समझने में बच्चे को कठिनाई भी होती है और एक नीरसता का भी भाव उसमें उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम इन आईसीटी उपकरणों या आईसीटी टूल्स का उपयोग करें तो उन अवधारणाओं को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत रोचक तरीके से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही वो जो अमूर्तता की भावना है गणित में, उसको भी कम किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसी एनिमेशंस हैं, उनके द्वारा हम गणित की बहुत सी ऐसी संक्रियाएं हैं जो अमूर्त संक्रियाएं हैं, उनको हम मूर्त रूप में भी दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से बच्चों में सीखने की क्षमता का और विकास होता है। दूसरा जो सिद्धांत हम ले सकते हैं वो यह है कि प्रारंभिक मूल्यों को गणित के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। अब प्रारंभिक मूल्य की बात अगर हम करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। गणित को बच्चे के भविष्य के जीवन के लिए तैयार करना, इस तरह से पढ़ाया जाए, या फिर दूसरा ये उद्देश्य ये हमारा है कि गणित को बच्चे के भविष्य की शिक्षा के लिए तैयार किया जाए। भविष्य के जीवन के लिए तैयार करना और भविष्य की शिक्षा के लिए तैयार करना, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम गणित को भविष्य के जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि वो उन सारे गणितीय कौशलों और गणितीय संक्रियाओं को समझने में सक्षम हो सके कि जिनका उपयोग वो दैनिक जीवन में करता है, या उन गणितीय संक्रियाओं के आधार पर वो दैनिक जीवन की जो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं उनको आसानी से व्याख्यायित कर सकता है, तार्किक रूप से किसी निर्णय तक वो पहुंच सकता है। तो जीवन उसका जो है गणित के ज्ञान से बहुत सहज बन जाता है। जो मूलभूत संक्रियाएं हैं, लाभ हानि का है, प्रतिशत का है, डेटा का एनालिसिस का है, ये ऐसे बहुत सारे ऐसे गणितीय संक्रियाएं हैं जो उसके दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होती हैं। अगर उनको विद्यालयी स्तर पर उचित ढंग से उन संक्रियाओं को वो समझता है, साथ ही उनके पीछे के सिद्धांत को भी जानता है। केवल गणितीय संक्रियाओं को समझना ही यहाँ पर्याप्त नहीं है, उसके साथ जो मूलभूत कौशल हैं, जो सिद्धांत हैं, वो भी अगर वो जान जाता है इस अवस्था में, तो वो भविष्य के जीवन के लिए काफ़ी उसके लिए मददगार गणित विषय साबित हो सकता है। दूसरा जो मूल्य है वो ये है कि भविष्य की शिक्षा के लिए तैयार करना। इसका तात्पर्य ये है कि गणित का ज्ञान जिस स्तर पर वो प्राप्त कर रहा है वो इतना पर्याप्त होना चाहिए कि उसके अगली श्रेणी में जाने के लिए, अगली कक्षा में जाने के लिए और अधिक ऊपर की श्रेणी में जाने के लिए वो ज्ञान इतना पुष्ट होना चाहिए कि उसके लिए वो एक आधार का काम कर सके, जिससे कि वो आगे की शिक्षा को सहज रूप से पूरी कर सके। अगले सिद्धांत के रूप में हम ये कह सकते हैं कि गणित का पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं के लिए गतिविधियां होनी चाहिए। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के बच्चे, एक तो वो परिवेश के आधार पर उनमें भिन्नता होती है। कुछ ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं, कुछ शहरी परिवेश के बच्चे होते हैं। तो हमें जो गतिविधियां गणित की करानी हैं
या जो सिखानी है बच्चों को, इस बात को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि वो उनके परिवेश से संबंधित हो। कुछ ऐसे उदाहरण न दिए जाएं कि जो ग्रामीण बच्चों के लिए अपरिचित हों, या कुछ ऐसे उदाहरण हमें उनको नहीं बताने चाहिए गणितीय प्रक्रियाओं को सिखाते समय या गतिविधियों को करते समय कि जो शहरी बच्चों के लिए उसमें वो न जानकारी उनको हो। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हर परिवेश के बच्चे उसको आसानी से समझ सकें। दूसरा, हमें जो भिन्नता होती है वो सामाजिक आर्थिक आधार पर भी क्लास में हमारी भिन्नता होती है। बहुत सारे बच्चों की अपनी अलग अलग सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं, तो ऐसे उदाहरण और ऐसे गतिविधियां हमें पाठ्यक्रम में शामिल करनी चाहिए जिसमें कि ये भिन्नता का कोई अर्थ न रह जाए, सभी समान रूप से सभी वर्ग के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, शामिल हो सके और उस गतिविधियों के माध्यम से गणितीय अवधारणाओं को सीखने में सक्षम हो सकें। अगले सिद्धांत के रूप में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से एकीकृत होना चाहिए। गणित के साथ साथ अन्य विषयों में भी निरंतरता और सामंजस्य होना चाहिए, अर्थात जो हम गणित की संक्रियाएं उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अन्य विषयों के साथ उसको हमें जोड़ करके बताया जाए तो वो अवधारणाएं ज़्यादा पुष्ट हो जाती हैं और उसको वो आगे उनका उपयोग करने में भी बेहतर ढंग से उसका उपयोग करने में वो सक्षम हो सकता है। उपयुक्त प्रकरण का चयन करके गणित पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रमों के चयन में हमें या प्रकरणों के चयन में हमें विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। अगला सिद्धांत हम कह सकते हैं कि कठिनाई के स्तर का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ डिफिकल्टी लेवल है। सामग्री को कठिनाई के बढ़ते क्रम में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह हमें किसी भी प्रकरण के अंतर्गत तथा किसी भी पूरी पाठ्य संरचना के निर्माण में दोनों स्तर पर हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम गणित का पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि एक प्रकरण की शुरुआत हम सहज ढंग से और सरल प्रश्नों के या सरल उदाहरण और गतिविधियों से शुरू करें और धीरे धीरे अब उसकी कठिनाई के स्तर को बढ़ाते हुए आगे की जटिल अवधारणाओं को समझाने का प्रयास करें। अगर प्रकरणों की व्यवस्थित क्रम रखने की बात करें तो उसमें भी हमें ये देखना होगा कि जो प्रकरण सामान्य रूप से सभी बच्चे उसको समझ सकते हैं उनको पहले रखना चाहिए और जो जटिल होते हैं उनको जो है क्रमिक रूप से उसके बाद रखना चाहिए। तो पाठ्यक्रमों का संयोजन भी इस तरह से हो और एक प्रकरण के अंतर्गत जो विभिन्न अवधारणाएं हमें बतानी है, समझानी है, उसमें भी कठिनाई के स्तर को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पहले कौन सी अवधारणा को बताएं, फिर कौन सी गतिविधि उससे संबंधित कौन सी गतिविधि उपयुक्त है उसको कराएं। उसी आधार पर कठिनाई स्तर को बढ़ाते हुए पाठ के समापन की ओर हमें बढ़ना चाहिए। अगले सिद्धांत के रूप में हम तार्किक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था के सिद्धांत को हम ले सकते हैं। गणित के पाठ्यक्रम में विषयों के तार्किक और मनोवैज्ञानिक क्रम के बीच एक संतुलन होना चाहिए। अब यहाँ बात आती है कि तार्किक और मनोवैज्ञानिक क्रम को हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। गणित के पाठ्यक्रम में विषयों के तार्किक और मनोवैज्ञानिक क्रम के बीच एक संतुलन होना चाहिए। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि तार्किक क्रम में सामग्री का अनुक्रमित और व्यवस्थित संगठन होता है, अर्थात एक वो सीक्वेंस में होता है और एक सिस्टमेटिकली उसको व्यवस्थित होना चाहिए। एक जो भी हमारा सामग्री है वो एक सीक्वेंस में हो और उनका एक सुव्यवस्थित संगठन हो। मनोवैज्ञानिक क्रम के अंतर्गत छात्रों की आवश्यकता, जिज्ञासा और रुचि के स्तर से वो निर्धारित होता है। तो ये बातें सारी मनोवैज्ञानिक पहलू से संबंधित है। अब एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो गणित की पाठ्यक्रम की रचना से संबंधित है वो है गतिविधि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। गतिविधि करके सिखाना सीखने को अधिक सार्थक और अस्थायी बनाता है। गणित की पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए। गतिविधियों से अमूर्त गणितीय अवधारणाओं को मूर्त वस्तुओं से जोड़ने में हमें मदद मिलती है। इस गतिविधि की अवधारणा को एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यह हमें सत्यापित करना है कि त्रिभुज के कोणों का अंतःयोग 180 डिग्री होता है। ये गतिविधि के माध्यम से हमें सिखाना है। उसके लिए हम एक ठोस आकार की हार्डबोर्ड शीट लें और उस पर एक सफ़ेद कागज़ या एक श्वेत पत्र हम उस पर हार्डबोर्ड पे चिपका दें
और फिर ड्राइंग शीट से एक त्रिकोण को काट लें, हार्ड बोर्ड पर उसको चिपका दें। ड्राइंग शीट है, उस पर हम त्रिकोण को एक काट लेते हैं, त्रिकोण आकृति को, और उसको जो है हार्ड बोर्ड पर हम चिपका देते हैं। और उस जो हमने त्रिभुज को काटा है और उसको हार्ड बोर्ड पर चिपकाया है, उसको एक नाम दे देते हैं कि मान लेते हैं कि वो हमारा जो त्रिभुज है वो ABC है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसके तीनों कोण को हम चिन्हित कर लेते हैं। हार्ड बोर्ड पे जो चिपकाया गया है हमारा त्रिभुज ABC, तो उसके तीनों कोण को हम चिन्हित करते हैं, कोण A, कोण B और कोण C। अब ट्रेसिंग पेपर का हम उपयोग करके ड्राइंग शीट से क्रमशः कोण A, कोण B और कोण C उनको हम काट लेते हैं। जो उनका वैल्यू है, कोण A की वैल्यू जितनी है, कोण B की और कोण C को, उनके बराबर मात्रा में कोण के हम उसको एक शीट को काट लेते हैं, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि ये कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है। उसके बराबर हम उसको काट लेते हैं। अब हार्ड बोर्ड पर एक सीधी रेखा हम खींच लेते हैं। अब सीधी रेखा को खींच करके उस पे बीच में एक बिंदु हम मार्क कर देते हैं, चिन्हित कर देते हैं उस सीधी रेखा में एक बिंदु को, जिस बिंदु को हम नाम O दे देते हैं। अब O पर जो हमने ये तीनों कोणों को अलग अलग कटआउट लिए हुए हैं, उसको हम व्यवस्थित कर देते हैं कि एंगल A को रखते हैं, कटआउट को रखते हैं, B वाले कटआउट को रखते हैं और C वाले को उसी बिंदु पर रखते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि एक बिंदु पर एक दूसरे से सटे हुए तीनों कोण, कोण A, कोण B और कोण C, तीनों कटआउट एक सीधी कोण बनाने वाली रेखा बनाते हैं, अर्थात उनका योग तीनों का कोण A, कोण B और कोण C का 180 अंश होता है। तो इस गतिविधि के माध्यम से हमने ये देखा कि कैसे एक अमूर्त अवधारणा, बच्चे को ये बता देना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतःयोग 180 अंश होता है, तो वो उतनी सहजता से उसको स्वीकार करना या समझना थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन अगर ऐसी गतिविधि, इसी तरह से अन्य गतिविधियां भी अन्य प्रकरणों के लिए या इसी प्रकरण के लिए और भी गतिविधियों के माध्यम से उसको सिखाया जाता है। तो इस गतिविधि का एक सबसे बड़ा पहलू ये रहा कि बच्चे को जो अमूर्त धारणा थी, उस अमूर्त धारणा को हमने एक मूर्त धारणा के रूप में कोणों को सामने उसके बराबर के कोणों को काट करके एक जगह पर उसको चिपका करके एक सीधी रेखा के एक बिंदु पर ला करके उसको दिखाया कि अगर इसको तीनों कोणों को एक साथ एक जगह रख दिया जाए तो इनका योग जो है वो बनकर कुल मिलाकर के 180 अंश का होता है। तो ये अवधारणा अगर इस तरह से गतिविधि कोई करके सिखाई जाती है तो वो उसको सीखने में मदद करता है और अमूर्त धारणा से वो मूर्त धारणा की ओर बढ़ता है, और उसको जो इस तरह से जो ज्ञान मिलता है वो लंबे समय तक उसकी स्मृति पटल पर रहता है। दूसरा, अगर गतिविधि के माध्यम से हम कुछ और उसको सिखाना या बताना चाह रहे थे, एक और उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि उससे ये कह सकते हैं कि आप समकोण का ज्ञान उसको है या नहीं, या कितना वो समझ सकता है, इसको एक दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तु जोड़ करके हम उसको परख सकते हैं। जैसे अगर हम उससे ये कहते हैं कि घड़ी की सुई जो है वो 12 बजे से 5 बजे तक चलती है, तो इसमें घंटे की सुई जो है वो एक उसके परिक्रमण में क्या एक समकोण से अधिक वो चलती है या कम चलती है। तो जब हम घड़ी उसके सामने रहेगी और घड़ी को दिखाएंगे और उसको ये बताएंगे कि वो 12 से 5 बजे के बीच का समय वो जो है वो दूरी तय करते हैं उसके घंटे की सुई, तो इस दूरी को तय करने में क्या एक समकोण बना या एक से अधिक समकोण बना। इसी प्रश्न को दूसरी तरीके से भी हम कर सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 पे हैं और वो एक चक्र पूरा करने के बाद पुनः 12 पे आ जाती हैं, तो इस पूरे चक्रण के दौरान कितने समकोण बने, 4 बने, 5 बने, 3 बने, ऐसे प्रश्न पूछ करके हम उसके समकोण से संबंधित ज्ञान को परख सकते हैं। अगला सिद्धांत हमारा प्रेरणा का सिद्धांत है। पाठ्यक्रम के संगठन में छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से ये माना जाता है कि ये बहुत ऐसी अवधारणा है जिसको समझने में बहुत समय लगता है, या ऐसी अमूर्त धारणाएं हैं जिनको हम आसानी से समझ नहीं सकते। इसलिए प्रेरणा की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के लिए सामग्री जो हमारी हो वो रोचक हो, रोमांचक हो और चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए खेल और पहेली को शामिल किया जाना चाहिए। जैसे कि अभी हमने पहले
गतिविधि के माध्यम से उसको बताया कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है। तो यहाँ पर हम ऐसा कुछ उसको प्रेरित करने के लिए अगर हम करें तो कुछ खेल के माध्यम से या कुछ पहेली के माध्यम से हम उसको सिखा सकते हैं। यहाँ पर हम एक काम और भी कर सकते हैं कि प्रेरित करने के लिए कि भारत के जो महान गणितज्ञ रहे हैं उनके प्रमुख योगदानों को भी हम उनको विस्तार से बताएं और किस तरह से उनका योगदान जो है आज भी प्रासंगिक है। इन सब घटनाओं को भी हम कहानी के माध्यम से या उसको अलग अलग खंड में उन्होंने जो काम किया उसको किसी चार्ट के माध्यम से ऐसे करके हम उसको बताएं समझाएं तो वो भी एक उपयोगी हो सकता है गणित के शिक्षण में। अगला सिद्धांत हम कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर संबंध का सिद्धांत। किसी विशेष कक्षा के लिए सामग्री का संगठन पिछली कक्षाओं में शामिल विषयों के क्रम में होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। किसी विशेष वर्ग की सामग्री को उच्च कक्षाओं के लिए सामग्री के संगठन का आधार होना चाहिए। व्यक्तिगत मतभेदों का सिद्धांत। प्रत्येक कक्षा और प्रत्येक चरण के लिए गणित पाठ्यक्रम का आयोजन सभी श्रेणियों के छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। गणितीय रूप से प्रतिभाशाली बच्चों के साथ साथ उन छात्रों के लिए भी प्रकरण होने चाहिए जो सामान्य रूप से कम गति से सीखते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्रों के साथ साथ समाज के विभिन्न स्तर से आने वाले छात्रों की ज़रूरतों को गणित के पाठ्यक्रम में तैयार करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। आज की चर्चा में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की उनको हम सारांशतः इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि पाठ्यचर्या कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्यों या लक्ष्यों के आधार पर छात्रों के लिए उपलब्ध नियोजित गतिविधियों और अनुभवों का एक व्यवस्थित क्रम है। पाठ्यचर्या की रूपरेखा में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शामिल होते हैं। शैक्षिक लक्ष्य क्या हैं? लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक अनुभव क्या प्रदान किए जाने चाहिए? इन शैक्षिक अनुभवों को प्रभावी ढंग से कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है तथा इन अनुभवों के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया गया है। पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए निम्नलिखित के संबंध में विचार करने की आवश्यकता है कि विषय वस्तु क्या है, क्या रखनी है, शैक्षणिक शैली कौन सी उसमें अपनानी है तथा मूल्यांकन की कौन सी तकनीक उसमें उपयोग की जानी है। पाठ्यक्रम को बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। पाठ्यचर्या को बच्चों के उनके दैनिक जीवन के अनुभवों से उनके कक्षा अधिगम को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। पाठ्यक्रम में कुछ गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करती हों। गणित के पाठ्यक्रम में विषयों के तार्किक और मनोवैज्ञानिक क्रम के बीच संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। गतिविधियों से अमूर्त गणितीय अवधारणाओं को मूर्त अवधारणाओं से जोड़ने में मदद मिलती है। पाठ्यक्रम के संगठन को छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किसी विशेष स्तर के छात्र की क्षमताओं के आधार पर विषयों की कठिनाई का स्तर तय किया जाना चाहिए। किसी विशेष वर्ग की सामग्री को उच्च कक्षाओं के लिए सामग्री के संगठन का आधार बनना चाहिए। प्रत्येक कक्षा और प्रत्येक चरण के लिए गणित पाठ्यक्रम का आयोजन सभी श्रेणियों के छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। आज की इस चर्चा से हम आशा करते हैं कि इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को आपने भली भांति समझा होगा। पाठ्यक्रम की अवधारणा तथा पाठ्यक्रम के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सिद्धांतों को भली भांति समझने में आप सक्षम हो सके होंगे। धन्यवाद।